नमस्कार। आज हम रमेश चौहान के लेख शेयर बाजार रिस्क नहीं रिसर्च है पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी हाँ। कई लोग शेयर बाजार का नाम सुनते ही डर जाते हैं, इसे एक तरह का जुआ समझते हैं। बिल्कुल, ये डर बहुत आम है। पर आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर सही जानकारी और अगर ठीक से रिसर्च की जाए तो इसे एक सोचा समझा कदम बनाया जा सकता है। हाँ, ये देखना जरूरी है कि ये डर आता कहाँ से है और इसे कम कैसे करें। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर सुनने में आता है, अरे फलाने ने तो सारे पैसे डुबो दिए। हाँ, वही कहानियां या फिर अधूरी जानकारी या शायद दूसरों की देखा देखी निवेश करने की आदत। सही कहा, ये सब मिलकर डराते हैं। अजीब बात है ना। हाँ। हम कोई फोन लेना हो तो घंटों रिसर्च करते हैं। हाँ बिल्कुल। रिव्यू देखते हैं, तुलना करते हैं। पर जब अपनी मेहनत की कमाई लगानी हो तब तक क्यों नहीं? यही असली सवाल है। देखिए, ज्ञान जो है ना वो डर को कम करता है। और यही बात आती है कि ये जुआ है या व्यापार। हाँ, क्या फर्क है दोनों में? देखिए, जुआ पूरी तरह किस्मत पर टिका है। जैसे क्रिकेट मैच पर शर्त लगा दी, कौन जीतेगा पता नहीं। ठीक है। लेकिन शेयर बाजार ये एक नियंत्रित बाजार है। यहाँ सेबी जैसी संस्था है जो नियम बनाती है, देखती है। अच्छा। आप यहाँ असल में कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदते हैं, आप उनके बिजनेस में एक तरह से भागीदार बनते हैं। तो ये किस्मत नहीं बल्कि कंपनी की समझ और उसके भविष्य के आंकलन का खेल हुआ, एक व्यापार जैसा। हाँ बिल्कुल, आपकी सफलता आपके रिसर्च पर, आपके विश्लेषण पर निर्भर करती है। पर हाँ, अनिश्चितता तो है। वही जिसे लोग रिस्क कहते हैं। जी, लेकिन रिस्क का मतलब ये नहीं कि नुकसान होगा ही होगा। गारंटीड नुकसान नहीं है। अच्छा। हाँ, इसे मैनेज किया जा सकता है। कई तरीके हैं। जैसे? सबसे आम शायद वो है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब सारे अंडे एक टोकरी में न रखना। एकदम सही पकड़ा आपने। अपना सारा पैसा एक ही कंपनी या मान लीजिए एक ही सेक्टर में लगा दिया, ये ठीक नहीं। बेहतर है उसे HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा, टाटा मोटर्स ऐसी अलग-अलग सेक्टर की 4-5 अच्छी कंपनियों में बांट दें, ताकि अगर एक धीमा भी पड़े तो दूसरा संभाल ले। बिल्कुल। और दूसरा तरीका है लंबी अवधि का निवेश। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। हाँ। कितने समय के लिए? कम से कम 3-4 साल या उससे भी ज्यादा। इससे रोज के जो छोटे मोटे उतार चढ़ाव होते हैं ना, हाँ, उनका असर कम हो जाता है। और सबसे बड़ा फायदा मिलता है कंपाउंडिंग की ताकत का। कंपाउंडिंग? हाँ, मतलब मुनाफे पर मुनाफा। जी, जैसे 100 रुपए पर 10% मिला, 10 रुपए। अगले साल 110 रुपए पर 10% मिलेगा, 11 रुपए। ऐसे आपकी पूंजी तेजी से बढ़ती है। और एक स्टॉप लॉस भी सुना है, वो क्या चीज है? वो एक सेफ्टी नेट जैसा है। आप शेयर खरीदते वक्त ही तय कर लेते हैं कि भाई अगर कीमत इस लेवल से नीचे गई, जैसे मान लीजिए 100 रुपए का शेयर लिया और आपने 90 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दिया। ओके। तो जैसे ही कीमत 90 रुपए पहुंचेगी, आपका शेयर अपने आप बिक जाएगा। इससे आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। ये तो अच्छा है। और SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हाँ, वो भी बहुत बढ़िया तरीका है, खासकर नए लोगों के लिए। हाँ। हर महीने एक तय रकम आप लगाते जाते हैं। इससे बाजार ऊपर हो या नीचे, आपको हर लेवल पे खरीदने का मौका मिलता है और आपकी औसत खरीद कीमत बेहतर हो जाती है। तो ये तो हुए रिस्क संभालने के तरीके, लेकिन इन सब के दिल में तो रिसर्च है। बिल्कुल, रिसर्च ही सबसे बड़ा हथियार है। ये कैसे की जाए, खासकर जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं? देखिए, मुख्य रूप से 2 तरीके हैं। पहला, और मेरे हिसाब से सबसे जरूरी, है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कंपनी की जड़ें देखना। उसका बिजनेस क्या है, मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी पर कर्ज कितना है। अच्छा, जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो वगैरह। हाँ बिल्कुल, क्या कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है, उसकी सेल्स, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं, कहीं शेयर बहुत महंगा तो नहीं। P रेशियो यही बताता है। ये जानकारी कहाँ मिलेगी? मनी कंट्रोल, Screener.in जैसी कई अच्छी वेबसाइट्स हैं जहाँ ये सब मिल जाता है। नए निवेशक के लिए ये बहुत जरूरी है। ये तो हुई कंपनी की सेहत जांचने की बात। और दूसरा तरीका? वह है टेक्निकल एनालिसिस। इसमें लोग शेयर की पुरानी कीमतों और वॉल्यूम के पैटर्न देखकर, चार्ट्स वगैरह देखकर, हाँ, चार्ट्स और इंडिकेटर्स देखकर भविष्य का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। ये अक्सर कम समय के लिए, ट्रेडिंग करने वाले ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो शुरुआत करने वालों के लिए फंडामेंटल बेहतर है मेरे हिसाब से। हाँ, वो ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ तरीका है। और रमेश चौहान की कहानी भी तो यही दिखाती है ना? एक छोटे गांव के शिक्षक थे, आय सीमित थे, जी। लेकिन वो डरे नहीं, उन्होंने सीखा इंटरनेट से, किताबों से। बिल्कुल, और सिर्फ 5,000 रुपए से शुरुआत की। सबसे बड़ी बात, किसी की टिप पर भरोसा नहीं किया। हाँ, ये बहुत अहम है। उन्होंने खुद रिसर्च की,
फंडामेंटल पे फोकस किया। एक एफएमसीजी कंपनी को समझा, उसकी बैलेंस शीट देखी कि भाई बिक्री बढ़ रही है, कर्ज कम है। और धैर्य रखा। हाँ, धैर्य। जब शेयर गिरा भी तो घबराकर बेचा नहीं, बल्कि शायद और खरीदा हो। इसी रिसर्च, एसआईपी और धैर्य से उन्होंने एक साइड इनकम बना ली। उनकी कहानी बताती है कि सबसे बड़ा रिस्क जानकारी की कमी और जल्दबाजी है। तो अगर कोई आज शुरू करना चाहे तो पहला कदम क्या होना चाहिए? सीखना। बिल्कुल, पहले सीखें। बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का सार पढ़ें। ज़ीरोधा वर्सिटी जैसे कई अच्छे ऑनलाइन संसाधन हैं। और फिर किसी अच्छे सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खोलें और छोटी रकम से शुरुआत करें। ऐसी रकम जिसे अगर नुकसान हो भी जाए तो आपकी जिंदगी पर बड़ा असर न पड़े। और धीरे धीरे 4-5 अलग सेक्टर की कंपनियों में पैसा लगाएं, विविधता लाएं। जी हाँ, और धैर्य रखें। जैसा वॉरेन बफेट कहते हैं, शेयर बाजार अधीर लोगों से पैसा लेकर धैर्यवान लोगों को देता है। किन गलतियों से बचना चाहिए? सबसे आम गलतियां क्या होती हैं? सबसे पहली, दूसरों की नकल। बिना समझे किसी के कहने पर पैसा लगा देना। हाँ। दूसरा, रातों रात अमीर बनने का लालच। इसके चक्कर में लोग पेनी स्टॉक्स जैसी बहुत जोखिम भरी चीजों में फंस जाते हैं। तीसरा, डर कर बेचना। बाजार गिरा और सब बेच दिया, जबकि अच्छी कंपनियों में गिरावट खरीदने का मौका हो सकती है। बाय ऑन डिप्स जिसे कहते हैं। और सारा पैसा एक साथ लगा देना। हाँ, वो भी गलती है। एसआईपी इसीलिए बेहतर है। और बिना किसी लक्ष्य के निवेश करना भी ठीक नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आप निवेश क्यों कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर संदेश यही है कि शेयर बाजार से डरने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। सही कहा। ये रिस्क का नहीं, रिसर्च का खेल है। सफलता का मंत्र: ज्ञान, रिसर्च, धैर्य और अनुशासन। बिल्कुल। टिप्स छोड़कर खुद रिसर्च करना, सीखना, यही सफलता की पहली सीढ़ी है। रमेश जैसे कई आम लोग हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है। यहाँ एक विचार मेरे मन में आ रहा है। जब हम ये मानते हैं कि रिसर्च इतनी जरूरी है, हाँ, और हमें तर्क संगत होना चाहिए, तो निवेश के फैसले लेते समय हमारी अपनी भावनाएं, जैसे डर है, लालच है, उम्मीदें हैं, ये हमारी उस रिसर्च वाली सोच को कितना प्रभावित करती होंगी? क्या हम सच में उतने तर्क संगत रह पाते हैं जितना हम सोचते हैं?